बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 मई और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। यूं तो आज बहुत सारी अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपके सामने दो अहम तरीन खबरें रखेंगे, फिर दूसरी खबरों की तरफ चलेंगे। पहली खबर इमरान खान साहब की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी, और दूसरी खबर रखेंगे पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मेशन कमांडर्स की आज की कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जारी शुदा एलामिया, जो कि बहुत ही अहम एलामिया, और उसके ऊपर हम भरपूर तज्जिया आपके सामने रखेंगे। चलते हैं पहली खबर की तरफ, और वो है कि आज इमरान खान साहब दोबारा नैब तरामीम केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है, पहले वो लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, उसकी कार्रवाई लाइव आपको दिखाई जाती थी। पिछली बार से क्योंकि इमरान खान उसमें अपीयर हो रहे हैं, तो काजी साहब ने उसकी लाइव ट्रांसमिशन बंद कर दी थी। आज पहला खड़ाक हुआ है इमरान खान साहब का और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का। आज पहली दफ़ा उन्हें बोलने का मौका मिला। एक तो आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत की, लेकिन पहली ही रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से आई कि इस केस को लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं किया जाता। ये अवामी मफाद का केस है। इमरान खान के साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने भी यही इस्तदा रखी कि ये अवामी मफाद का केस है, नैब तरामीम का, जिससे ज़ाहिर है पब्लिक एट लार्ज इफ़ेक्ट होगी। और काजी साहब तो आपको पता ही है कि आजकल तो वो बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट को भी एक उन्होंने ख़त लिख मारा था, जिस ख़त में उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं वाहिद चीफ जस्टिस हूँ जो अवामी मफाद के केसेस को लाइव ब्रॉडकास्ट करता हूँ। वहाँ तो उन्होंने ये ढींग मारी थी, बड़क मारी थी। लेकिन जिस दिन से इमरान खान अदालत में आए हैं, आपको पता है फिर बूट से डर लगता है। आपको पता है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, बूट से डर लगता है। तो उस दिन से काजी साहब पतली गली निकल गए हैं और इस केस की लाइव ट्रांसमिशन पब्लिक तक नहीं आ रही। बहरहाल आज इमरान खान ने भी इसका तकाजा किया और साथ खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने भी सूबाई हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पर यह तकाजा किया। और साथ साथ जस्टिस अतर मिन्ला ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ये अवामी अहमियत का केस है, इसको जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। फिर क्या, फिर चिरागों में रोशनी ना रही। काजी साहब इसका जवाब नहीं दे सके। आए बाएं शाएं अदालत का काम रोकना पड़ा, वक्फा लिया अदालत में और कहा इस अहम मौजू के ऊपर हम फैसला करके आपको बताते हैं। हालांकि अहम तो ये नहीं था, ये मौजू तो डिसाइडेड था। इस केस की, इसी केस की, नैब तरामीम के केस की लाइव ब्रॉडकास्ट खुद फैसला किया हुआ है माजी में जस्टिस काजी फायज ईसा ने, और ये ब्रॉडकास्ट होता रहा है। बस फ़र्क ये है कि जिस दिन से इमरान खान आया, चिरागों से रोशनी ख़त्म हो गई और अब काजी साहब ने फिर अदालत की कार्रवाई को रोका और पीछे तखलिए में जजेस के साथ चले गए कि हम पहले डिस्कशन करेंगे, इस चीज़ का फैसला करेंगे, फिर केस दोबारा शुरू करेंगे। बहरहाल वक्फे के बाद जब दोबारा अदालत लगी तो काजी साहब ने यह बताया कि हम इस चीज़ का, ज़ाहिर है उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे, ये तो मेरा तज्जिया है। काजी साहब ने यह कहा कि नहीं जी, इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती, ये अवामी अहमियत का केस नहीं है। आपने कभी कोई इतना बड़ा मुनाफिक इतने बड़े ओहदे पर पहले देखा होगा? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ नहीं देखा होगा। जो मिराज काजी साहब ने पाई है वो किसी ने नहीं। लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इस पर बहुत प्रेशर था, तो जो दूसरे जजेस थे वो भी इसका वज़न नहीं उठा सके। 4 जजेस जो है वो काजी फायज ईसा के साथ मिलके उन्होंने एक जैसा फैसला किया कि इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होनी चाहिए। अकेले जस्टिस अतर मिन्ला ने अपनी दोनों टांगों पर पूरा वज़न डाला और ये कहा कि ये अवामी मफाद का केस है, ये पहले भी ब्रॉडकास्ट होता रहा है, इसे अभी भी लाइव इसकी कार्रवाई अवाम के सामने जानी चाहिए। हमें अवाम के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, अवाम के मफाद की चीज़ें अवाम को नज़र आनी चाहिए और वो खुद फैसला करें कि इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा और क्या हो रहा है। अकेले जस्टिस अतर मिन्ला ने सच और हक की बात की और पूरा वज़न उठाया कंधों के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि वो उनके साथ क्या करने का प्लान करेंगे। और हमारा तो आपको पता ही है, हम सब का, हम बयान बड़े ठोकते हैं, मेरे समेत, आप समेत, घरों में बैठे हुए सारे रिमोट पकड़ के या फ़ोन पकड़ के। लेकिन जब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को निकाला जाता है या जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन को फारिग किया जाता है, तो एक बार नहीं होती पूरे पाकिस्तान में। सारी ज़िंदगी हम सुनते रहे कि वकला जो है वो तहरीक बर्पा करते हैं तो बस पता नहीं क्या कर देते हैं। तो हमें तो वकील, जो वकला बरादरी है, वो भी लज्जो ही नज़र आई बेचारी, जो घूंघट निकाल के बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या, नीचे क्या, ऊपर क्या, एक एक करके अदलिया का कला कमा किया।
चौधरी निज़ामुद्दीन ने, और जो लज्जोबाजी है वो घूंघट निकाल के आराम से बैठी रही है, उफ तक नहीं उन्होंने कहीं किया। तो जाहिर है इन सारे हालात के अंदर जस्टिस अतर मिल्ला का खड़े हो जाना, नीचे जस्टिस बाबर सत्तार का खड़े हो जाना, नीचे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का खड़े हो जाना, ये वाकई बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है। ये वाकई वाकई बहुत बड़ी दिलेरी की बात है। ये छू रहे हैं उस दिलेरी को जिस दिलेरी के साथ भगत सिंह खड़ा हुआ था अंग्रेज़ सरकार के सामने। इन लोगों का वही मेयार है, इन लोगों की वही कुर्बानी है और इन लोगों की वही बहादुरी है। लेकिन जाहिर है मैं तो ये कहूँगा कि दिलेर कौमें ही दिलेर लोगों को जो है वो डिज़र्व करती हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बाकी हमारे जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं वो दिलेरी जो है वो ना ही डिस्प्ले करते हैं और ना ही उस पर यकीन रखते हैं। हाँ, जब हालात साजगार हों, जब पीछे जनरल कियानी धक्का लगा रहे हों और पीछे आईएसआई खड़ी हो, तो 2007 2008 में इसी वकला तहरीक ने क्या कुछ नहीं कर दिया था। पाकिस्तान की सड़कें क्या, आसमान क्या, तारें क्या, खंबे क्या, हर चीज़ गर्म करके रख दी थी। और फिर पाकिस्तान का मीडिया भी आज़ादी इज़हार राय, और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, सबके ऊपर आपको लाइव ट्रांसमिशन करता हुआ जियो टीवी से लेकर तमाम टेलीविज़न नज़र आ रहे थे, क्योंकि पीछे से चाबी उस वक्त जनरल कियानी ने और आईएसआई ने भरी हुई थी। इस वक्त चाबी दूसरी तरफ को भरी हुई है, इसलिए सब जो हैं वो डुगडुगी पर नाच रहे हैं और चंद लोग जो हैं इस सारी फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। बहरहाल आज इसी केस के अंदर जस्टिस मंदोखेल ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत के अगर फ़ैसले जो हैं वो कबूल नहीं आते तो वो जजेस को काली भेड़ें कह देते हैं। वाज़े तौर पर उन्होंने कहा था कि कुछ जजेस इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं और उनको शहबाज शरीफ ने काली भेड़ें कहा था। लेकिन आज हुकूमती वकला जो हैं वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात हाजिर जजों को नहीं कहा था, पिछले जजों को कहा था। वैसे मैं मंदोखेल साहब पे भी कुर्बान जाऊं कि हजूर आपको अपनी इज्जत प्यारी है मंदोखेल साहब, आपको उसी टाइम झाड़ना चाहिए था वकील साहब को जब उन्होंने ये कहा था कि ये आपके बारे में नहीं है, ये साबका जजेस के बारे में है। तो साबका जजेस की इज्जत जो है वो मेरे गांव के माखे मरासी ने आके करवानी है जनाब, वो भी आप ही ने करवानी है मंदोखेल साहब। मतलब आपको गाली दी जाए तो वो बुरी बात है, साबका जजेस का कह के कोई आराम से निकल जाए। हालांकि आपको भी पता है कि साबका जजेस ने इमरान खान को अभी रिलीफ नहीं देना या केसेस के ऊपर इंसाफ के साथ फैसला नहीं करना, ये अब के जजेस की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल ये वकील साहब कह के आराम से निकल गए। दूसरी इसमें बड़ी अपडेट ये थी कि आखिरकार इमरान खान साहब को बोलने का मौका दिया गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इमरान खान से पूछा कि आप अपने दलाइल खुद देंगे या ख्वाजा हारिस देंगे। इमरान खान ने बहुत ही खूबसूरती से सीधे बल्ले के साथ खेला और उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब को कहा कि मैं अपने केस के दलाइल खुद दूंगा, 30 मिनट में बात ख़त्म कर दूंगा। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब 30 मिनट तो दूर की बात है, पूरे 5 मिनट भी इमरान खान को ना सुन सके। 4.5 मिनट के बाद चिरागों में से रोशनी ख़त्म हो गई। जैसे ही इमरान खान ने एक कर्नल का जिक्र किया, काजी साहब ने कहा अर्जन आज की कार्रवाई जो है वो ख़त्म की जाती है। अगली दफ़ा काजी साहब पीछे भागे अपने चैम्बर की तरफ और अदालत को वहीं ब्रेक लगा दी और कहा इस पर अभी बात ना करें, ये नैब का केस है, बाकी आपके मामला बाद में सुनेंगे। इमरान खान साहब को जब बात करने का मौका मिला तो उन्होंने भरपूर तरीके से जो 4.5 पौने 5 मिनट उनको मिले भरपूर रिप्रेजेंटेशन की। उन्होंने अपने तमाम जो भी मसाइल थे, एक तो उन्होंने कहा कि काजी साहब 8 फरवरी को सबसे बड़ा डाका पड़ा, इंसानी हकूक की तबाही कर दी गई, आपके सामने केसेस लगे हुए हैं, आप उनको सुनते क्यों नहीं? आपके सामने हमारे 2 बड़े केसेस हैं इंसानी हकूक के बारे में, आप वो नहीं सुन रहे। फिर इमरान खान ने कहा कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सीसीटीवी फुटेज गायब है, पता नहीं किसने किया है, क्या किया है, हम विक्टिम है 9 मई के, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इसका जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, पता चलाएं ये किसने किया, कैसे किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर जाहिर है बल्ले का निशान और जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया उसके ऊपर भी इमरान खान ने कहा कि इसके ऊपर भी कोई किसी केस की आप सुनवाई नहीं कर रहे, हमारे केसेस को सुने। उसके आगे इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मेरे बुनियादी हकूक जो हैं वो जेल के अंदर सलब किए हुए हैं। मुझे एक अकेले कमरे के अंदर, जो एक आप ये कह लें कि एक डाक कमरा है जिसमें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, किसी किस्म के जो हकूक हैं कैदी के वो मुझे नहीं दिए जा रहे, मुझे मेरे वकला से दुरुस्त तरीके से मिलने नहीं दिया जा रहा, डिस्कशन करने नहीं दी जा रही। एक कर्नल साहब हैं
जैसे ही इमरान खान ने ये नाम लिया, काजी साहब के चिरागों से रोशनी ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और एक वन विंडो है यहाँ पर, एक कर्नल साहब हैं जो सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, वो किसी को मिलने नहीं देते, उन्हीं के अहकामात पर सब कुछ चलता है। जैसे ही इमरान खान ने कर्नल का जिक्र किया, काजी साहब ने अपनी छाबी उठाई, अपना कालीन जो है वो इकट्ठा किया और वहाँ से दुड़की लगा दी, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कभी आप अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर जाएं तो वहाँ पर फेक ब्रांड्स बेचने वाले लोग अपना कारपेट सजाए बैठे होते हैं, उसके ऊपर चीज़ें होती हैं, फेक बैग्स, घड़ियाँ, दूसरी चीज़ें। जैसे ही दूर से पुलिस आती है, कोई नज़र आए उनको, वो एक सेकंड में सब कुछ उठा के रफू चक्कर हो जाते हैं, आपको नज़र नहीं आते कि वो किधर गए थे। तो ये उसी तरह का काम आज काजी साहब ने किया। जैसे ही कर्नल का नाम लिया इमरान खान ने, काजी साहब पतली गली से निकल गए। तो ये तो आज का हवाल था। आज का मार्का जो है वो जस्टिस अतर मिनला ने मारा। आज उन्होंने भरपूर परफॉर्मेंस दी, भरपूर तरीके से खड़े होकर, भरपूर तरीके से जो अवाम की एक रिप्रेजेंटेशन थी वो की, जो अवामी और पाकिस्तान के आइन की और इंसाफ की रिक्वायरमेंट थी, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसकी लाइव कार्रवाई होनी चाहिए। जब पहले होती रही तो अब क्यों नहीं होती रही। बहरहाल काजी साहब और दूसरे जजेस इसमें डंडी मार गए, वजन नहीं उठा सके। अच्छा जी, दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो पाकिस्तान आर्मी के आज फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और ये एक आला फोरम है पाकिस्तान मिलिट्री का, इसमें तमाम बड़े कमांडर्स बैठते हैं। हमारी भी इससे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कौम की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। तो अलामिया जो सामने आया उसमें हमें कुछ नया नज़र नहीं आया माजरत के साथ। ये 83वीं 83rd ये आज फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर दोबारा से उन्हीं चीज़ों का अयादा किया जो पिछली 8-10 फॉर्मेशन कमांडर्स की, हम 8-10 नहीं तो 5-6 जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस फॉर्मेशन या दूसरी हुई हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की, तकरीबन उसी की कॉपी, 19-20 का भी फ़र्क नहीं था, तकरीबन वही स्टेटमेंट्स थी। दो चीज़ें उसके अंदर बार बार कही गई। एक तो कहा गया कि 9 मई के करने वालों को जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी, इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, तो मुल्क जो है वो इसी तरीके से हॉस्टेज रहेगा, यरगमाल रहेगा, मुल्क की मईशत इसी तरीके से यरगमाल रहेगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। साथ इसमें यह भी पहले बहुत दफ़ा जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनके अलामिये में ये बहुत दफ़ा हो चुका, हम आपको तज्जिया देते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें जो कही गई वो ये कही गई कि जो सहूलतकार है इसके, जिन्होंने सहूलतकारी की उनको भी पकड़ा जाएगा, जो इसके मास्टरमाइंड थे उनको भी पकड़ा जाएगा। और ये बात भी आप पिछली दफ़ा बहुत दफ़ा दर्जनों बार ये अलामिये में और दूसरी जगहों पर पाकिस्तान की फ़ौज से ये बात सुन चुके हैं। अब हमारे कुछ सवालात हैं। हमारा सवाल एक तो ये है कि जनाब, ये आपने बार बार कहा है कि जब तक 9 मई के लोगों को कटहरों में नहीं लाया जाएगा, सज़ा नहीं दी जाएगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब मुझे बताइए ये बात किसने आगे बढ़ानी है? सीसीटीवी फुटेज गायब है, झूठ बोला गया कि कैमरे टूट गए तो सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। सबको पता है कैमरा गेट पे लगा है, सीसीटीवी फुटेज कहीं और स्टोर होती है, वहां तक तो लोग अंदर गए नहीं। तो सीसीटीवी फुटेज ना जीएचक्यू की लाई गई सामने, ना कोर कमांडर हाउस की, ना किसी और जगह की। अदालतें पिछले 1 साल से, बल्कि अब 13 महीने से बैठी, दोनों हाथ बांधे आपकी तरफ देख रही हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। फॉर्मेशन कमांडर साहब आपका इंतजार कर रही हैं, आपकी इस पूरी कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों की तरफ देख रही हैं। पाकिस्तान की सारी अदालतें कि आपको इस सबूत देंगे, आप बताएंगे कि ये किन लोगों ने कहा। आपके नीचे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं जो उड़ती चिड़िया के आप कहते हैं पर गिन लेती हैं, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, हर बेडरूम से लेके हर जगह उनका कैमरा लगा हुआ है। तो आपको तो अभी तक सारे सबूत इन अदालतों के सामने रख देने चाहिए थे। अदालतें इंतज़ार कर कर के थक गई और उस थकने के बाद आखिरकार अदालतें लोगों को अब छोड़ती जा रही हैं। 13 महीने का गैज़ो गज़ब, लोगों को जाली तरीके से मुकदमात में फंसा के बेगुनाह लोगों को 13 महीने से आपने जेलों के अंदर रखा। फिर मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको आपने ट्राई किया उनको आपने 1-1 साल से ज़्यादा, 13 महीने वहाँ भी हो गए, उनमें से 20 लोगों के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं थे, उनको आपने छोड़ा। उन्होंने जो 1 साल की सज़ा काटी उसका हिसाब कौन देगा? अब अदालतें आपकी तरफ देख रहे हैं। आपकी ख्वाहिश पर तो किसी को सज़ा नहीं दे देनी ना उन्होंने। आप कहते हैं कि कटहरे में लाया जाए, आप कहते हैं मुल्क तब तक यरगमाल रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कौन सी है कि अगर आपके पास 9 मई से रिलेटेड कोई सबूत हैं तो आप 13 महीनों से अदालतों को देने से नाकाम रहे। इससे बड़ी नाकामी और नालायकी क्या होगी कि अगर किसी के पास सबूत हैं और वाकई एक वाकया हुआ, और सबूत नहीं भी हैं तो अगर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं तो क्या अभी तक वो
अनर्थ नहीं कर सकते थे सब कुछ? इससे बड़ी हमारी कौम के तौर पर नालायकी क्या होगी कि अदालतें इंतजार कर रही हैं और हम उन्हें कुछ नहीं दे सके। कल भी 102 लोगों को जमानत दी है अदालत ने, आज भी कोई 40 के 45 लोगों को जो है वो चेक पोस्ट पर हमले में बरी किया है। आज ही इमरान खान को 2 मुकदमों के अंदर बरी किया है। तो ये कहां लेके जाने आपने ये सारे सबूत सर? एक तरफ आप बता रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब मुल्क की तरक्की, मुल्क ने तो यहां स्विट्जरलैंड बन जाना था, मुल्क को 9 मई ने रोका हुआ है। तो फिर आप इतनी बड़ी कोताही क्यों कर रहे हैं सर? आप क्यों नहीं ला रहे वो सारे सबूत सामने? आपको तो अभी तक वो सबूत दे देने चाहिए थे। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपने कही कि ये जो 7 इनके सहूलतकार हैं, और आपने कहा डिजिटल दहशतगर्दी जो कर रहे हैं, और इसमें बाहर बैठे लोग हैं, अंदर हैं, सहूलतकार हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब डिजिटल दहशतगर्दी जाहिर है आप ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया के ऊपर होता है उसको कहते हैं। अच्छा, अब जब डिजिटल दहशतगर्दी को देखते हैं तो असल डिजिटल दहशतगर्दी तो आरटीएस का सिस्टम बंद करके 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी किया गया वो था। उस डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर तो किसी ने कोई बात नहीं की। अब आपके पास बंदूक थी, आपने बंदूक चलाई इस इलेक्शन में, सबने देखा कि ऐसे था कि जैसे कोई चोर कोई दुकान लूट रहा हो कि जो हाथ में आता उठा लो, वो हाल आपने किया हुआ था। फॉर्म 45, 47, प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग एजेंट, कागजात नामजदगी, वोटें, ठप्पे, लोगों को मारना, यहां तक कि आपकी फुटेज मौजूद है, आपके लोगों की यूनिफॉर्म में फुटेज मौजूद है जब वो इलेक्शन चोरी कर रहे थे, धक्के दे रहे थे, मार रहे थे, पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहे थे, सब फुटेज सबने देखी हुई है। इतनी बड़ी गुंडागर्दी सब कुछ हुआ क्योंकि आपके पास बंदूक थी, आपने वो चला ली, चला के आपने इलेक्शन चोरी कर लिया। अब अवाम बेचारी के पास जुबान है, सोशल मीडिया के थ्रू वो जुबान चला रही है, आप उसको डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, आप उसको सहूलत, ये नई टर्म आपने कह दी है। मतलब इस्लाम ने भी कहा है कि अगर बुराई को देखें हाथ से ना रोक सकें तो आप जुबान से रोकें, जुबान से ना रोक सकें तो दिल से रोकें। आपने जो इस्लाम ने हक दिया वो भी छीनना चाहते हैं कि लोग बोले भी ना, सोशल मीडिया पे बात भी ना करें, वो भी आपने उसको डिजिटल दहशतगर्दी करार दे दिया है और आप कह रहे हैं ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, तीसरी बात आपने कही कि फौज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा की जा रही है। सर, ये 1971 में भी याया खान ने ये करने की कोशिश की थी। फौज का सबसे बड़ा नुकसान याया खान ने अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए किया था। फौज और अवाम तो हमेशा एक होते हैं, 6-6.5 लाख की फौज है, ये अवाम में से ही है ना, अवाम का दिल इनके साथ धड़कता है, अवाम अपनी फौज से मोहब्बत करती, हम समेत हर बंदा अपनी फौज पर मर मिटने को तैयार है, लेकिन अपनी फौज के सियासी किरदार को नहीं। फौज को कमजोर वो करते हैं, अवाम और फौज के दरमियान तफरीक वो लोग डालते हैं जो फौज को सियासत के अंदर घसीटते हैं। माजरत के साथ वो पहले भी फौज की क्यादत करती रही है और अब भी मौजूदा क्यादत भी वही काम कर रही है। इसलिए जो असल जिम्मेदार है फौज को नुकसान पहुंचाने के, वो लोग हैं जो फौज को सियासत के अंदर घसीट रहे हैं। और फौज को उस वक्त भी याया खान ने नुकसान पहुंचाया था, पब्लिक ने या किसी चीज ने नहीं। आज भी अगर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात हो रही है तो यही तकाजा किया जा रहा है कि जिसने फौज की तरफदारी की जा रही है, फौज के हक में ही बात की जा रही है कि फौज ने तो वो सब कुछ नहीं किया था ना, वो तो ऊपर बैठे लोगों के अहकामात पर हुआ था। आज भी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है, वो ये कह रही है कि जिन्होंने उस वक्त फौज को नुकसान दिया था उनको आज सजा दें। और इसी तरीके से आज भी कौम तकाजा कर रही कि आज भी जो फौज को नुकसान दे रहा है उसकी कौम उसके खिलाफ आवाज उठाए और इस काम को भी बंद होना चाहिए। हमारी फौज को मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अब ये दूसरी बात आपने कही कि 9 मई के जो लोग हैं इनको जब तक कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सर क्यों छुपाए हुए हैं वो सारे, आपने बताया था कि बुशरा बीबी के खिलाफ पूरी एक करप्शन की फाइल है जो इमरान खान साहब को दी गई, तो गुस्से में आके उन्होंने उस वक्त के डीजी ISI साहब को फारिग कर दिया जो आर्मी चीफ हैं। अब सर आपको आर्मी चीफ बने भी 1.5 साल हो गया, इमरान खान की हुकूमत गिरे हुए 2 साल हो गए। वो फाइल किधर है सर? वो जो बुशरा बीबी की करप्शन की फाइल बार बार मीडिया को सबको बताया जाता था, वो फाइल किधर है सर? वो क्यों नहीं सामने लाते? अगर वो फाइल है और आपने छुपाई हुई है तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कौन सी होगी? अब आप हमें ये बताते हैं, मीन जावेद चौधरी साहब के थ्रू आप हमें ये बताते हैं कि क्योंकि बुशरा बीबी एक परहेजगार औरत हैं, वो एक नेक औरत है, तो आपका रवैया उनकी तरफ नरम था और आपने इसलिए उन्हें
अडयाला जेल की बजाय आपने बनी गाला की सब जेल में उन्हें रखा था। और दूसरी तरफ खावर मानिका से वो बकवास उनके खिलाफ करवाई जाती है, इद्दत में निकाह का उन पर जना का इल्ज़ाम लगाया जाता है उस नेक औरत के ऊपर, उनके निकाह की तनसीख करवा देते हैं, आप निकाह तड़वा देते हैं अदालती तरीके से अपनी तरफ से। वो टूट तो नहीं सकता, उल्मा फतवा दे चुके हैं, लेकिन बहरहाल आप पूरा कीचड़ उछालते। एक तरफ आपका रवैया नरम है, दूसरी तरफ ये है, तीसरी तरफ आपके पास फाइल थी, चौथी तरफ वो फाइल अभी तक कहीं नहीं आई। फिर आपने बताया कि सारी करप्शन इमरान खान के ज़माने में बुज़दार साहब करते थे और फरा गोगी के थ्रू करते थे, और फिर बुशरा बीबी के थ्रू वो पैसे इमरान खान तक जाते थे, ये इल्ज़ाम आप लगाते थे। तो जनाब बुज़दार साहब भी वहाँ मिर्ज़े जट की तरह फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो आज भी मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ कहाँ फिरे हैं, 3 गाड़ियों के काफिले के साथ वो पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं। आपने उनको एक दिन टच नहीं किया। बुज़दार साहब तो वो च्युइंगम है जो संभाल के आपने जेब में डाली, उसका तो रैपर भी नहीं आपने खोला। वो छुई मुई हैं जिनको आपने पूछा भी नहीं कि भाई आपके बारे में हमने प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि आप करप्शन करते थे, तो फिर आप पकड़ते क्यों नहीं बुज़दार साहब को? आपने अच्छा चलें ठीक है, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, आपकी बात मान ली, अगवा बराए बयान से पहले ही, अगवा से पहले ही छोड़ गए, अब वो आपके साथी हो गए, ड्राई क्लीन मशीन आपने लगा दी, दो दिया। लेकिन चलें बुज़दार साहब को कुछ ना कहते, बुज़दार साहब से पूछ के कुछ 4, 5, 10 वाकयात ही नंगे कर देते ला के सामने, जहां पर इमरान खान को करप्शन का कुछ गया, या इमरान खान ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कोई गलत अहकामात दिए होंगे ना, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुज़दार से करवा देते कि ये सब कुछ किया है। कुछ तो आवाम को पता चलता कि आप कुछ तो सच बोल रहे थे सर। फिर फरा गोगी साहब, हम तो पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तान से निकलने से पहले शहजाद अकबर का, मेरा नाम आपने, आजम खान का, सबका नाम डाल दिया था। वो पाकिस्तान से गई थी, अभी भी वो बाहर बैठी हैं, आपके पास कोई सबूत है तो आप उनके खिलाफ भी सामने लाते। आज तक आपने एक भी कंक्रीट सबूत नहीं दिया, सवाए बातों के, सवाए इल्ज़ाम तराशी के। एक सबूत आपके पास नहीं है कि फरा गोगी ने कोई लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाए हैं, या उसने कोई प्रॉपर्टी बाहर ऐसी ली है जिसका आप प्रूव कर सकते हैं कि ये उस करप्शन के पैसे से गई है। अगर ऐसा हुआ है तो आपको सामने लाना चाहिए था। ना आपने बुज़दार से पूछा, ना आपने फरा से पूछा, ना आपने बुशरा बीबी की कोई फाइल सामने लेकर आए। लेकिन हम मान ले आपकी बात कि इमरान खान करप्ट है, कौम मान ले आपकी बात कि इमरान खान करप्ट है, कौम मान ले कि 9 मई के लोगों ने यरगमाल बना। सर देखें, झूठ इतनी देर नहीं चलता। आपने पहले ही जो झूठ आपका 2-4 मील चलने वाला था वो 100 मील से ज्यादा चल चुका है। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई बंदा उठकर बात करेगा, हमें दिलासा देगा। हम डरे हुए हैं, बिल्कुल हम पाकिस्तानी के तौर पर डरे हुए हैं, जब से हमें गार्डियन के अंदर ये पता चला है स्टोरी, और बाद में हिंदुस्तानी वजीर दफा ने कहा कि हमने घुसकर 20 पाकिस्तानियों को मारा, और उसने ये एडमिट किया, और 2 दिन के बाद आमिर सरफराज तांबा को फिर कत्ल किया, और हम उसका भी दफा नहीं कर सके। मैं सोच रहा था कि फॉर्मेशन कमांडर, क्योंकि आपका सर काम दिफा है, आपका काम सियासत नहीं है। सारी बात सियासत पर तो हो गई, इमरान खान को ठोकने की बात तो हो गई, हमारी चूड़ियां कसने की बात तो आपने कर दी सर, लेकिन इसके अलावा दिफा भी आप ही का काम है, फॉर्मेशन कमांडर्स का ही काम है सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जान की अमान पाऊं तो आज की फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उन 20 बंदों के बारे में, हिंदुस्तान जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है और एक्शन कर रहा है, उसके ऊपर आप कौम को कोई तसल्ली देंगे, तशफ़ी देंगे, बताएंगे कि जो हो गया, आइंदा कोई यहां पर घुस के किसी को कत्ल नहीं कर सकता, या कौम को इत्मीनान में लेते कि यह स्टेटमेंट गलत है, या कौम को बताते कि ऐसा नहीं हुआ या ऐसा हुआ है। समझ नहीं आ रही कि जो हमारे एरियाज हैं उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से आपने एक लाइन बीच में शामिल शायद की कि टेररिज्म को पाकिस्तान की कौम मिलकर जो है वो उसका दिफा, बिल्कुल कौम तो साथ खड़ी है, फौज साथ खड़ी है, जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं। क्या हमारी आईएसआई का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये काम नहीं था कि जो गार्डियन की स्टोरी है उसको अनर्थ करके कौम के सामने रखते? अभी तक पता होता। दूसरी तरफ सर अहमद फरहाद अगवा हुआ, अगवा होने के बाद पाकिस्तान की एक आला तरीन अदालत में, आप कहते हैं पाकिस्तानी फौज और अवाम के दरमियान तफरीक होती है, ये तफरीक कौन डाल रहा है अब आप बताइए? अगर अदालत के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि सेक्टर कमांडर आईएसआई का जो है उनको पता है अहमद फरहाद कहाँ है और कौन उठा के लेके गया है, तो मुझे बताइए सर इससे तफरीक होगी या नहीं होगी? कौम क्या सोचना शुरू करेगी इदारों के बारे में? तो क्या सजा नहीं देनी चाहिए थी ऐसे किसी शख्स को भी, या इस चीज़ का करेक्टिव मेजर नहीं होना चाहिए था? कौम को बताना नहीं चाहिए था कि ये किसने किया है? अब अचानक अहमद फरहाद जो है को हालांकि पुल से मिल गया। अब बताइए इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी या कम होंगी? ये आज फॉर्मेशन कमांडर्स में ये बात डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी कि क्यों पाकिस्तान के फौज के प्रीमियम अदारे जो हैं वो अदालतों के अंदर डिस्कस हो रहे हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि जजों की ठुकाई शुरू कर दें, इसका मतलब ये कि ऐसी
काली भेड़ें जो हैं जो ये काम कर रही हैं उनको क्यों नहीं रोका जा रहा, उनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही। तो सर आज का जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमें नहीं किसी ने भी बताया, हमारी इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपने कहा कि 9 मई को आगे बढ़ाना है, इमरान खान पर कातलाना हमला हुए हुए 2 साल होने को है सर, उसके बारे में किसी ने अनर्थ नहीं किया कि वो किसने किया था, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है सर। अरशद शरीफ शहीद को शहीद किए हुए तकरीबन आपको पता है कि 2 साल होने वाले हैं, उसके ऊपर भी किसी ने कोई बात नहीं की सर, उसके ऊपर भी किसी ने अभी तक नहीं बताया कि क्या करना है और क्या होना है और क्या होना चाहिए, और वहां पर किसने उसको कत्ल किया, किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ। अवाम क्या ये डिजर्व नहीं करती कि उनका एक हीरो अरशद शरीफ जो है उसके बारे में उन्हें पता चले, किसने उसको मरवाया, ये किसने बताना है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये अनर्थ करना है ना, ये अब पंजाब पुलिस का कोई एसएचओ तो बेचारा नहीं कर सकता। फिर सर मेरे पर कातलाना हमले हुए अब 2 साल से ज़्यादा हो गए इस वाक़े को, आप याद कीजिए ये तकरीबन अप्रैल के आखिर पर, मई के शुरू में मेरे पर कातलाना हमला हुआ था, जब मोटरवे के ऊपर मेरी गाड़ी उल्टाई गई थी पीछे से हिट करके। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये तो मानती हैं कि हाँ वाकई गाड़ी को हिट किया गया था, उल्टाई गई थी, लेकिन कहती हैं कि वो कोई शख्स बैरून मुल्क से आया था, वो शराब के नशे में था, उसने गिल साहब की गाड़ी उल्टा दी थी। नहीं सर, वो गाड़ी हमारा तौक़्क़ुब करती रही थी, उसने मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट की थी हमारी गाड़ी के ऊपर, और फिर हमें बताया गया कि करोला कार थी, हालांकि वीगो डाला था, ब्लैक कलर का काले रंग का वीगो डाला था, और हमें शक्लें भी याद हैं उन 2 लोगों की जो सामने बैठे थे। हमें का मतलब मेरे साथ जो मेरा गार्ड था उसने मुड़ के देखा, क्योंकि उस गाड़ी ने हमारा कई मिनट तक तौक़्क़ुब किया था, कई दफ़ा उसको हमने रास्ता दिया मोटरवे के ऊपर कि वो गुजर जाए, उसके बावजूद उसने पीछे से हिट करके हमारी गाड़ी को फ्लिप किया। मेरा एक साथी अभी तक उसमें बेचारा माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है। कहने की बात यह है कि इनमें से कोई चीज़ भी सर अनर्थ नहीं हुई, ये सारे काम भी हमारी एजेंसीज के थे, ये सारे काम भी हमारी फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस होना चाहिए था। सिर्फ इमरान खान, उसकी पार्टी और उन्हीं की चूड़ी कसनी है, बार बार एक, अच्छा चलें अगर एक ही बात बार बार करनी है तो सर चलें 9 मई को ही किसी जगह पर फारिग कर लेते हैं, 9 मई का ही कोई फैसला कर लें एक दफ़ा, 9 मई में ही आप कम से कम चीज़ों को जो है एक दफ़ा करेक्ट कर लें, मतलब कि लोगों के खिलाफ सबूत लाएं सीसीटीवी और लोगों को कन्विक्ट करवाएं, ताकि ये कसर बाकी ना रहे। बार बार सर जब आप एक ही अलामिया बार बार जारी करते हैं तो इस अलामिये से मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा होता है या किसी भी तरीके से हमारे इदारे की इज़्ज़त में इजाफा होता है। फिर सर एक और बात याद भूल गई, वो एक उम्मे हरीम थी, उसने भी डिजिटल दहशतगर्दी की थी, उसका अभी तक पता नहीं चला सर, ये भी नहीं बताया कि किसने जो है वो सज़ा दिलवाई थी, वो उम्मे हरीम से किसने वो पोस्ट करवाई थी, और उसको भी कोई सज़ा दिलवानी चाहिए थी, उसको भी अनर्थ करना चाहिए था। आज तक किसी ने नहीं बताया कि इदारे के अंदर वो कौन शख्स था, किसने वो हरकत की थी, उसको कोई सज़ा मिली, उसको कोई रेप्रीमांड किया, कुछ नहीं हुआ। तो सर मेरी दस्त आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी मेहरबानी करें और फॉर्मेशन कमांडर के अंदर हमारे इंटरेस्ट की भी, सबके इंटरेस्ट की बातें डिस्कस होनी चाहिए, और स्पेशली जो काम है हमारा दिफा से रिलेटेड, जो हिंदुस्तान इस टाइम हमारे गले पे आ गया है और हमारे लोगों को मुल्क के अंदर घुस के कत्ल करता फिर रहा है, और अभी जो हमारे मंदूब हैं, मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बोलते हुए। उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो यहाँ पर चेयर हैं उनको ये बताया अपनी तकरीर के अंदर कि हिंदुस्तान जो है वो उस खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन गया। उन्होंने मोदी की स्टेटमेंट्स बताई, उन्होंने वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट्स बताई, उन्होंने कहा कि वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस कर मारा है, तो अब वो यहाँ भी बात कर रहे हैं। तो सर फॉर्मेशन कमांडर में भी उस पर बात कीजिए, कौम को एतमाद में लीजिए और बताइए कि हमने क्या किया और हमने आगे क्या करना है, ताकि लोगों को थोड़ा हौसला हो जाए। इमरान खान और हम आपके अपने हैं, आपको बड़ी तप चढ़ी हुई है, लेकिन हम पाकिस्तानी ही हैं, आपके अपने भाई हैं, कोई किसी को घुस के नहीं मार रहा। हमारे लिए आप हमें बहुत प्यारे हैं, हम आपकी ज़िंदगी की हफाजत की दुआएं करते हैं, इसलिए हमसे बाद में निपट लीजिएगा। मुल्क हमने यरगमाल नहीं किया हुआ, जिन्होंने किया हुआ है पहले हम उनसे बातचीत कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।